अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इसके पहले हिंदी लोकवाणी का पांचवा सबक अनोखे राष्ट्रपति, इसका भाग एक हमने देखे हैं। और इस भाग एक में महादेवी जी वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पूर्व भारत के राष्ट्रपति हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में उनका रहन सहन, उनका लिबास, उनका देहाती जीवन, इसके बारे में बहुत ही खूब बताए हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज से बताए हैं। आज हम इसी सबक का भाग दो देखेंगे। मुझे उम्मीद है भाग एक बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। महादेवी जी कहते हैं उनकी मुखाकृति, मुख, चेहरा चेहरा देखकर अनुभव एहसास होता था, अनुभव एहसास होता था कि मानो इन्हें पहले कहीं देखा है, कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। देखिए, मुझे लगा कि मैं उनकी मुखाकृति देखने के बाद इन्हें कभी कहीं पहली बार कहीं देखा है, पहले कहीं देखा है। मुझे ही नहीं बल्कि अनेक व्यक्तियों को भी उन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा एहसास हुआ कि इन्हें पहले कहीं देखा है। बहुत सोचने के उपरांत, बहुत सोचने के बाद उस प्रकार की अनुभूति का कारण मुझे समझ में आ सका। क्या कारण है देखेंगे। उस क्यों ऐसा, यानी कि पहले कहीं देखा है, ऐसा क्यों अनुभव हुआ, इसका कारण क्या है। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। देखिए बच्चों, ऐसा अनुभूति क्यों हुई, ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास क्यों हुआ कि पहले कहीं देखा है। मुझे ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी ऐसा होता है। ऐसा क्यों? तो राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि उनके शरीर के संपूर्ण गठन में संपूर्ण रचना, शरीर की संपूर्ण रचना, शरीर जिस्म की संपूर्ण बनावट, पूर्णता बनावट, इस बनावट संपूर्ण गठन में एक भारतीय, एक सामान्य भारतीय जन की आकृति का गठन छाया था। उनके संपूर्ण शरीर का जो गठन ऐसा था, ऐसी बनावट थी कि संपूर्ण भारत में रहने वाले संपूर्ण जनों का गठन उनमें छाया हुआ है। संपूर्ण जनों की आकृति का गठन उनमें छाया हुआ है। इसलिए लोगों का ऐसा प्रतीत होता था पहले कभी इन्हें देखा है, एहसास होता था। अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था। उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण आता था। उन्हें देखते ही पहले कहां इन्हें देखा है, याद करने की कोशिश करता था, पहले कहीं देखा है, पहले कहीं देखा है।
इसी तरह ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं देखे हैं, इस तरह का स्मरण यानी कि याद हो जाती थी। हाँ, और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए, राजेंद्र बाबू आकृति तथा वेशभूषा के समान, उनकी वेशभूषा, लिबास, उनकी आकृति यानी उनकी बनावट ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए, उनके रहन सहन और उनका सामान्य स्वभाव बिल्कुल सिंपल, सादगी, हाँ सादगी, बिल्कुल रहन सहन सिंपल और सामान्य भारतीय और भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते। जो भारत में रहने वाले सामान्य, बिल्कुल जो सीधे साधे लोग हैं, और भारत में रहने वाले कृषक, किसान जो है, एक किसान की तरह, सामान्य भारतीय की तरह वो जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि भारत के सामान्य लोगों का और भारत के सामान्य कृषक का वो प्रतिनिधित्व करते थे, मॉनिटरशिप करते थे। ध्यान में रखिएगा, प्रतिनिधित्व करना, जिस तरह भारत का कृषक, भारत का किसान रहता है, उसी तरह का वो जीवन व्यतीत करते थे। सामान्य जनता भारत की जिस तरह जिंदगी गुजारती थी, उसी तरह से वो रहते थे, उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे। इसलिए उन्हें कृषक का प्रतिनिधि कहा गया। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी। देखिएगा, वो प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता, एक उनकी प्रतिभा, एक टैलेंट, एक विलक्षण टैलेंट थी उनमें, विलक्षण टैलेंट। हाँ, उनकी प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता, खासियत के साथ साथ उन्हें गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी। इन्हें बिल्कुल गंभीर, बहुत ही संवेदनशील थे, बहुत संवेदनशील, जज्बाती, बहुत बहुत संवेदनशील। दूसरों का दर्द जो है वो अपना दर्द समझते थे। यहाँ पर संवेदना का मतलब संवेदनशील, दूसरों के प्रति अतिशय बहुत ही जागरूक रहते थे, दूसरे के प्रति प्रेम रखते थे, औरों के प्रति संवेदना रखते थे। हाँ, प्राप्त हुई थी। वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती है, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती है। जो उनकी संवेदना थी, उनकी संवेदना ही उन्हें गौरव प्रदान करती है, उन्हें ऊंचा उठाती है। हाँ, उन्हें जो है उनकी सामान्यता को ऊपर उठाती है, उनके गरिमा प्रदान करना यानी कि गौरव प्रदान करती है। इतने संवेदनशील व्यक्ति वो थे। औरों का दर्द, औरों का दुख ये अपना समझने वाले व्यक्ति थे। इसको संवेदनशील कहते हैं। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाई रखती है। देखिएगा, उनमें इतनी व्यापकता थी, उनमें इतनी व्यापकता थी, हर एक का सुख, दुख, परेशानी, देश की, देश के लिए क्या जरूरत है,
किस बात की कमी है, किस बात को पूर्णता करना है, ये व्यापकता तो जो थी, ये व्यापकता ही उन्हें संवेदना की गहराई में स्थिति बनाई रखती थी। व्यापकता होने के वजह से उनकी संवेदना बहुत ही अतिशय अति संवेदन होते थे उदय जी का, बहुत ही जज्बाती होते थे। किसी किसान की परेशानी, किसी देहात में कुछ हुआ है, कुछ देहात में किसी बात की कमी है, ये व्यापकता, हर एक बात किस बात को सोचना, ये व्यापक सोचना था। इस व्यापकता ने ही उनके संवेदना को गहराई तक पहुंचाई है। हाँ, उनमें संवेदना बनाई रखी, व्यापकता। और इंसान में व्यापकता होना बहुत जरूरी है। हर अंग से देखना, हर अंग से जांचना, हर अंग से सोचना, ये व्यापकता कही जाती है। और हर अंग से सोचकर उस पर हल ढूंढना, ये व्यापकता की निशानी। और व्यापकता है तो संवेदना है। व्यापकता ही इंसान को अस्थिर बनाती है, अस्थिर। और जो अस्थिर है वो संवेदनशील है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। अस्थिर, अस्थिर उसे कहते हैं। अस्थिर किसे कहते हैं? जो सामने बैठी हुई लड़की है और पीछे बैठी हुई लड़की है या लड़का है, पीछे बैठे हुए लड़की के आंखों में आने वाले आंसुओं को देखकर सामने बैठी हुई लड़की को तकलीफ होना, दर्द होना, इसे संवेदना कहते हैं। हाँ, इसे अस्थिरपना कहते हैं। देखिए, बाजू में बैठा हुआ लड़का है, लेकिन परेशानी से, परेशानी से बहुत ही तिलमिला रहा है, दर्द हो रहा है उसको। उसके दर्द को देखकर, उसकी परेशानी को देखकर हमें तकलीफ होना, इसको संवेदना कहते हैं, इसको अस्थिर कहते हैं। तो इसी तरह से व्यापकता ही इंसान को संवेदनशील बनाई रखती है। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो जाता है। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता, उनके वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी निजी यानी कि बिल्कुल नजदीक के सचिव, सहचर भाई, साथ रहने वाला सहचर, साथ रहने वाला जो भाई है, जिसका नाम है चक्रधर जी का स्मरण याद आता है, अनायास, सरलता से याद आता है। उनके सहचर भाई, साथ रहने वाले भाई, हाँ, याद आता है भाई का। जब मोजों में से जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले जो पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते हैं। देखिएगा बच्चों, बड़ा महादेवी जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, बहुत ही बारीकी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में लिखा है। जब उनकी वेशभूषा का अस्त व्यस्तता, नीचे इधर उधर फैलना, हर एक
हर एक चीज के बारे में, उनके जो निजी नजदीकी सचिव, सचिव का मतलब सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी, और उनके सहचर भाई, साथ रहने वाले भाई थे चक्रधर, उनका अनायास सहज याद आता है जब डॉक्टर राजेंद्र जी के मोजों में से, मोजे सॉक्स, मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उनके मोजे तक फटे सो रहते थे, फटे हुए सामने से। जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनाए रहते थे, देखिएगा उनके जूते का जो नीचे वाला सोल है, वो सोल तक फटा हुआ रहता था, और उस फटे हुए सोल में से, जूते में से उनके तलवे, जो पैरों के तलवे दिखाई देते थे। गवाक्ष का मतलब जो फटे हुए सुराख, जिसे गवाक्ष का मतलब एक्चुअली हकीकत में खिड़कियां भी कहा जाता है, जो छोटे छोटे छिद्र, जो छेद हुए हैं, ऐसे जूते वो पहनते थे। तलवों के गवाक्ष बनने लगते जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता था। जब उनकी धोती, कुर्ता, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बनने लगता था, बदलने लगता था। देखिएगा, जब धोती हो या खादी का शर्ट हो, जब उसके ऊपर प्रेस करेंगे बहुत कड़क हो जाता है। प्रेस करने से, इस्त्री करने से उसके ऊपर के झुर्रियां खत्म हो जाते हैं, उसमें टाइट कड़कपना आ जाता है, टाइट हो जाता है कपड़ा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धोती और कुर्ता, जो कोट आदि, जो खद्दर के जो मूल ताने बाने में बदलने थे, मूल मूल यानी कि जो बगैर इस्त्री, बगैर प्रेस के कपड़े जैसे होते हैं, वैसे मूल ताने बाने में बदलने, यानी कि झुरिया खाए सो सब झुरिया है सो हैं, सब जमा हुए सो, बोला हुए सो हैं। ऐसे हालात में उनके धोती कुर्ता कोट रहता था। तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते थे। तब चक्रधर, उनके जो भाई हैं, जो उनके साथ रहने वाले सहचर हैं, उन्होंने ऐसे खद्दर, ऐसे कपड़ों को, पुरातन, पुरातन का मतलब है प्राचीन, प्राचीन सज्जा को अपने लिए सहज लेते थे। अपने लिए सहज लेना। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुराने, बिल्कुल झुरिया खाए सो हैं, बिल्कुल फटे हुए हैं, ऐसे कपड़ों को उनके सहचर भाई चक्रधर ने अपने लिए सहज लेते थे। सहज लेना, अपने लिए वो कपड़े जो है, अपने लिए वो कपड़े अलंकृत, वो कपड़े जो अलंकृत करना, अपने लिए रखना। पुरातन, जैसे कि पुराने, पुरातन का मतलब प्राचीन, प्राचीन किताबें, प्राचीन, जैसे कि शिवाजी महाराज के प्राचीन उनकी तलवार है, उनके कपड़े हैं, उनका टोप है, आज भी संभल कर रखा जाता है। जैसे कि औरंगजेब के हैं, जैसे हैदराबाद के म्यूजियम में आपने देखा होगा कि वहां पर भी पुरातन आपको मिलते हैं। इसको पुरातन कहते हैं। ये पुरातन जो है, प्राचीन जो है, प्राचीन को अपने लिए वो सहज लेते थे, अलंकृत करा लेते। अलंकृत करना, सहज लेना, अलंकृत करना। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर दिया, कृतार्थ कर दिया। इसी तरह से उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से, परिधान से वस्त्र, और परिधान वस्त्र, कपड़े,
परिधान का मतलब वस्त्र, कपड़े, वो परिधान अपने लिए उन्होंने अपने आप को प्रसादित किया, प्रसादित कर कृतज्ञता का अनुभव किया, अपने आप को वो कपड़े पहनकर अपने आप को अलंकृत कर दिया और वो कृतार्थ का मतलब है अपने आप को धन्य मानना। देखिएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कपड़े मुझे पहनने को मिल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की चीजें मुझे मिल रहा है, अपने को मिल रहा है, तो अपने आप में वो धन्य समझता था, अपने आप को वो सफल समझता था। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की चीजें, कपड़े जो भी है उन जो लेता था और अपने आप में वो संतुष्ट हो जाता था। कृतार्थ होना, संतुष्ट होना, सफल होना, धन्य होना, मेरी जिंदगी सफल हो गई, ऐसा समझता था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य, स्वामी सेवक अभी तक देखे नहीं। देखिएगा महादेवी जी कहते हैं पर ऐसे गुरु शिष्य, गुरु उस्ताद, शिष्य, शागिर्द या स्वामी और सेवक को अभी तक नहीं लिखा। स्वामी और सेवक, स्वामी का मतलब है उस्ताद और सेवक का मतलब है शागिर्द। उस स्वामी की सेवा खिदमत करने वाले को सेवक कहते हैं। ऐसा सेवक और स्वामी अभी तक मैंने देखा नहीं। और जो सेवक अपने स्वामी के कपड़े, स्वामी के वस्त्र को लेकर अपने आप को धन्य समझता है, संतुष्ट समझता है, ऐसा उनका सेवक था जिसका नाम है चक्रधर। और चक्रधर हमेशा राजेंद्र बाबू के साथ रहते थे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला। महादेवी जी कहते हैं यहाँ पर राजेंद्र बाबू के निकट, नजदीक आने का, संपर्क में आने का, कांटेक्ट में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब वो महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के अनुभव का, महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने आए थे। उस भवन का शिलान्यास, उद्घाटन, अनावरण, शिलान्यास करना, इब्तिदा करना, नींव का पत्थर रखना, तो राजेंद्र बाबू ने उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ, महिला लेडीज, महिला लेडीज, स्त्रियों का जहां पर पढ़ाई होती थी, जहां पर शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी या मिलती है, तो वो महिला विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ का मतलब यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी महाविद्यालय के भवन उसे कहेंगे, इमारत, भवन का शिलान्यास करने, अनावरण, शिलान्यास करना, नींव का पत्थर रखना, उद्घाटन करना, इब्तिदा करना, शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। प्रयाग जो इलाहाबाद का दूसरा नाम आज प्रयागराज कहा जाता है, पहले इलाहाबाद, आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब मुलाकात हो गई 1937 में महादेवी वर्मा जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के,
दोनों की मुलाकात जब हो गई तब मालूम हुआ, ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं। पौत्रियां, पोतियां, पौत्रियां, पोतियां, हाँ, हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उनकी पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था इंतजाम नहीं हो पाया है। मैं यदि अपने छात्रावास में रहकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बता सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। महादेवी वर्मा जी कहते हैं, मैं अगर, यदि का मतलब अगर, मैं अगर अपने छात्रावास में रखकर, छात्रावास हॉस्टेल, हॉस्टेल जहां पर लड़कियों को रखा जाता है, हॉस्टेल में छात्रावास जहां लड़कियां रहती हैं इसको भी छात्रावास कहा जाता है, जहां लड़के रहते हैं इसको भी छात्रावास कहा जाता है। हॉस्टेल में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बता सकूं, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बता सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। इसी तरह से महादेवी वर्मा जी कहते हैं, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। फिर पहले पहले बड़ी लड़की, उसके बाद छोटी, फिर उनसे छोटी, इसी तरह से क्रमवार, यानी कि एक के बाद एक बालिकाएं, लड़कियां मेरे संरक्षण में आई। हाँ, मेरे संरक्षण में आई। उन्हें देखने के लिए प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते थे। उन्हें देखने के, लड़कियों को देखने के लिए हॉस्टेल में जो पढ़ाई के लिए रखे हैं, उन लड़कियों को देखने के लिए, पोतियों को देखने के लिए दादा दादी कभी कभी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। तब मुझे राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी, जो उनकी पत्नी है, ऐसी सहधर्मिणी यानी पत्नी के निकट नजदीक आने का, संपर्क में, कांटेक्ट में आने का अवसर, मुझे मौका मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। सच्चे अर्थ में, हकीकत में धरती की पुत्री थी। हाँ, धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। वो बिल्कुल सीधी सादी, सरल स्वभाव, क्षमामयी, माफ करने वाली, सबके प्रति ममतालु, सबके प्रति, सबके बारे में प्रेम रखने वाली, स्नेह रखने वाली, असंख्य संबंधों की सूत्रधार, अनेक संबंधों को एक ही माला में पिरोना, आपने अनेक संबंधों को संभल कर रखना, ऐसी सूत्रधारिणी थी। अनेक लोगों को अपने व्यवहार से, अपने काम से एक ही सूत्र में बांधना, असंख्य संबंध प्रस्थापित करना। फिर गांव के लोग उनके पास आते थे, अनेक लोग आते थे, राजेंद्र बाबू के पास आते थे। ऐसे राजेंद्र बाबू के पास आने वाले लोग, उनसे मिलने आने वाले लोग, ये तमाम लोगों को एक लोगों में अच्छा संबंध प्रस्थापित करना और एक ही सूत्र में बांध कर रखना, ये काम राजेंद्र बाबू की पत्नी जो है वो किया करती थी। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों, सबक 5वां, अनोखे राष्ट्रपति का भाग 2
यहाँ पर खत्म होता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही हम इसी सबक का भाग तीसरा लेंगे और ये भाग दूसरा इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा इंशाअल्लाह। धन्यवाद।